नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले इरेडा स्टॉक के रिटर्न के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले करीब आपको 3 बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर उस स्टॉक ने पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को क्या रिटर्न दिए और कितनी ज्यादा वहां पे हमें गिरावट देखने को मिलती है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में हम इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, क्या वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर वहां पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आखिर कितने कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर आपको स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। और यही तीनों बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इरेडा स्टॉक को लेके। अगर आपने स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रखी है या फिर आप स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इरेडा स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, पिछले सालों के रिटर्न के बारे में। देखा जाए तो यहाँ पे मैं आपके साथ एक आइडिया शेयर करने की कोशिश करूंगा, एक पैटर्न यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, एक अंदाजा आपके साथ साझा करने की कोशिश करूंगा कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको स्टॉक में अच्छा खासा रिटर्न या फिर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। मैक्सिमम स्टॉक में आपको कितनी ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी और मैक्सिमम ये स्टॉक कितना ज्यादा रिटर्न देने का दम रखता है। साथ में स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न को भी समझेंगे और वहां पे भी एक नजर डालेंगे। आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि होल्डिंग पैटर्न को कैसे चेक किया जाता है, जहां से यहां पे एक डिसीजन हम बनाएंगे कि भाई क्या हमें स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, आपके हर एक सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। आई होप यहां से आपको काफी ज्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें इरेडा स्टॉक के पिछले सालों के रिटर्न के बारे में तो देखते हैं स्टॉक ने पिछले सालों में अपने इन्वेस्टर्स को क्या क्या रिटर्न दिए हैं। अगर स्टॉक में शॉर्ट टर्म को देखा जाए तो देखते हैं शॉर्ट टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। अगर स्टॉक में 1 वीक की होल्डिंग की बात करें तो देखते हैं 1 वीक में स्टॉक ने 0.51% की एक माइनस की गिरावट दर्ज की है। 1 मंथ की अगर होल्डिंग की बात करें तो 1 मंथ में स्टॉक में 0.22% की एक माइनस की गिरावट दर्ज हुई है। 3 महीने की अगर होल्डिंग की बात करें तो 3 महीने में स्टॉक में करीब 4.25% से ज्यादा की करीब 4.25% के करीब एक अच्छी खासी गिरावट दर्ज हुई है। और अगर स्टॉक में 6 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 6 महीने में स्टॉक में करीब 7.5% से ज्यादा की गिरावट दर्ज हुई है। और अगर स्टॉक में 9 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे 9 महीने में स्टॉक ने करीब 30%, 30.5% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। और अब बात करने वाले हैं स्टॉक में लॉन्ग टर्म को लेके। देखते हैं लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर आपको स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिल सकता है। अगर लॉन्ग टर्म में स्टॉक में 1 ईयर की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे स्टॉक ने करीब अपने इन्वेस्टर्स का पैसा डबल से ज्यादा करके दिया है। देखा जाए तो 114% के करीब एक अच्छा खासा रिटर्न स्टॉक ने 1 साल में दिया है। अगर स्टॉक में 2 साल की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे स्टॉक ने करीब यहाँ पे 2.5% से ज्यादा का रिटर्न दिया है, मतलब 2.5% से ज्यादा इन्वेस्टर्स का पैसा करके दिया है। देखा जाए तो 268% के करीब एक अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न स्टॉक ने 2 साल की होल्डिंग पे दिया है। और अगर देखा जाए तो यही होल्डिंग पैटर्न स्टॉक में आगे तक भी आपको देखने को मिल सकता है या फिर इससे भी ज्यादा रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। देखा जाए तो स्टॉक को 2 साल से ज्यादा टाइम नहीं हुआ मार्केट में आए हुए, और यहाँ पे जो ये एक रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है, ये एक एस्टिमेशन रिटर्न है कि भाई ये रिटर्न जैसे ही यहाँ पे देखा जाए तो 9 मंथ में ये रिटर्न बढ़ गए। 9 मंथ से जैसे ही हम ऊपर जाते हैं स्टॉक के रिटर्न लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं। एक 9 मंथ के बाद 1 साल और उसके बाद 2 साल यहाँ पे लगातार स्टॉक में रिटर्न बढ़ते हुए जा रहे हैं। और यहाँ पे एस्टिमेशन ये है कि भाई आने वाले टाइम में स्टॉक में और भी ज्यादा रिटर्न आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात मुझे देखने को मिलती है स्टॉक में, वो ये देखने को मिलती है अगर मार्केट के अंदर देखा जाए पिछले 7-8 महीनों में तो काफी ज्यादा गिरावट का सिलसिला हमें देखने को मिल रहा है। अगस्त और सितंबर में 2 सबसे बड़े क्रैश भी आए और अक्टूबर के अंदर काफी ज्यादा स्टॉक के अंदर वहां पे अपर सर्किट लग गए थे। लेकिन जो क्वार्टरली रिजल्ट के आने की वजह से वहां पे जो ट्रेडिंग विंडो थी पूरी तरह से क्लोज हो गई थी और एफआईआई ने काफी बड़ी बिकवाली करती हुई वहां पे नजर आई, जिससे मार्केट में एक बड़ी गिरावट का रूप वहां पे दर्ज कर लिया।
और अगर उसी गिरावट के साथ अगर स्टॉक को कंपेयर किया जाए तो लगता है कि जब वहाँ पे अगर एक तरफ मार्केट में देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा स्टॉक ऐसे हैं जिनके अंदर लोअर सर्किट लग चुके हैं, और काफ़ी ज़्यादा स्टॉक ऐसे भी है जहाँ पे प्रमोटर अपनी होल्डिंग को बेच चुके हैं और वहाँ पे लगातार बड़े लेवल पे एक गिरावट का सिलसिला जारी है। और काफ़ी स्टॉक ऐसे हैं जहाँ पे एक मतलब फ्लक्चुएशन के बड़े लेवल पे फ्लक्चुएशन चल रहे हैं। अगर उन सारी गिरावट का को इस स्टॉक के साथ कंपेयर करवाया जाए तो इस स्टॉक में कोई खास गिरावट हमें देखने को नहीं मिल पा रही। अगर 6 या 7 महीने की बात करें तो अगस्त और सितंबर का टाइम पीरियड बनता है जहां पे इंडियन स्टॉक मार्केट में 2 सबसे बड़े क्रैश आए थे। वहां पे स्टॉक ने करीब 7.5 या 8% की गिरावट दर्ज की। देखा जाए तो वहां पे काफी ज्यादा स्टॉक ऐसे थे जो 30-30, 40-40 और 50-50% से ज्यादा गिर चुके थे। ठीक है, और कामधेनु और वर्टोज जैसे स्टॉक ऐसे हैं जहां पे गिरावट के सिलसिला ही वहां पे रुकने का नाम नहीं ले रहा। ठीक है, तो ऐसे हालात के अंदर देखा जाए तो इस तरह की मार्केट में गिरावट होने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि भाई स्टॉक ने अपने आप को गिरावट से बचाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की, लेकिन कोशिश करते करते भी यहाँ पे स्टॉक में एक माइनर सी गिरावट हमें देखने को मिलती है। तो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि ये स्टॉक मार्केट की गिरावट से अपने आप को रोकने का दम रखता है और यहाँ पे फिर लगातार रिटर्न्स यहाँ पे बढ़ते हुए जा रहे हैं। ठीक है, और ये रिटर्न आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन क्या सिर्फ रिटर्न की बेस पे हम यहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं कि भाई क्या हमें स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? लेकिन फिलहाल तो मैं आपको यही बोलूंगा कि स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहाँ पे आप किसी भी टाइम ड्यूरेशन में एंट्री ले सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पे एग्जिट करने की सोच रहे हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि स्टॉक में जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के बाद आप एग्जिट करोगे उतना अच्छा खासा रिटर्न आपको स्टॉक में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर देखा जाए सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें लॉन्ग टर्म में तो वो यहाँ पे 2 साल का टाइम ड्यूरेशन है, जहाँ पे स्टॉक ने करीब 2.5% लोगों का पैसा या अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 2.5 गुना से ज्यादा करके दिया है, 268% के करीब एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। और अगर शॉर्ट टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पे 9 मंथ का टाइम ड्यूरेशन है, जहाँ पे स्टॉक ने करीब 30.5% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। अगर आप स्टॉक शॉर्ट टर्म में स्टॉक को होल्ड करते हो तो यहाँ पे कम से कम स्टॉक को कम से कम 9 मंथ के लिए होल्ड करो या फिर स्टॉक को लंबे टाइम के लिए होल्ड करो, तब जाके आपको स्टॉक में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलने वाला है। अगर आप ये सोच के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कि भाई 2-4 महीने हम यहाँ पे होल्ड करेंगे और एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ से गेन करके चले जाएं, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करना, क्योंकि इतने टाइम ड्यूरेशन के लिए ये स्टॉक इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है। मार्केट में वैसे भी काफी ज्यादा गिरावट का सिलसिला चल रहा है। अगर देखा जाए तो क्या ये स्टॉक आने वाले टाइम में, देखो कभी भी किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस स्टॉक के पिछले सालों के अगर हम रिटर्न चेक करते हैं तो उसके बेस पे डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हमें एक अंदाजा जरूर मिल जाता है, एक पैटर्न मिल जाता है कि स्टॉक में रिटर्न तो है और मैक्सिमम स्टॉक में कितनी ज्यादा हमें गिरावट देखने को मिल सकती है और मैक्सिमम ये स्टॉक कितना ज्यादा रिटर्न देने का दम रखता है। ठीक है, लेकिन इसके बेस पे हम सिर्फ ये डिसीजन नहीं ले सकते कि भाई क्या हमें स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है उस स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न। देखो मोस्टली बंदे ये समझते हैं कि जो होल्डिंग पैटर्न है वो सिर्फ एक डेटा है, डेटा से ज्यादा वो उस चीज को नहीं समझते। लेकिन आज मैं आपका होल्डिंग पैटर्न देखने का जो नजरिया है वो चेंज करके रख दूंगा। देखो किसी भी स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहां पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 50% या 50% से हमेशा ज्यादा होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम हो जाती है तो वहां पे प्रमोटर अपनी होल्डिंग को काफी तेजी से कम करने की कोशिश करते हैं, जिसके चलते नतीजा ये होता है कि स्टॉक के अंदर स्ट्रेस लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता है और स्टॉक के रिटर्न काफी ज्यादा गिर जाते हैं। लेकिन अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 60, 70 या 80% से ज्यादा है तो वो स्टॉक या तो मल्टीबैगर बन जाता है या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म तक ज्यादा रिटर्न देता है। क्योंकि प्रमोटर और जो डीआईआई होते हैं वो 2 ऐसी ट्रस्टवर्दी कैटेगरी के अंदर इन्वेस्टर्स आते हैं। ये 2 ऐसे ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स होते हैं जो कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म तक रुके रहने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे करके अपनी होल्डिंग को रिलीज करते हैं। और जो 2 ऐसी भी कैटेगरी है इंडियन स्टॉक मार्केट में जो सबसे ज्यादा पैनिक होती है। आपके माइंड में सबसे पहले आया होगा कि पब्लिक इन्वेस्टर सबसे ज्यादा पैनिक है, तो आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पैनिक होते हैं वो एफआईआई की होल्डिंग होती है। एफआईआई सबसे ज्यादा पैनिक होती है, पब्लिक इन्वेस्टर्स उसके बाद आते हैं। देखो तो दोनों जो पैनिक कैटेगरी में पब्लिक एफआईआई और जो पब्लिक इन्वेस्टर्स हैं उनके बारे में बताता हूं। देखो जो पब्लिक इन्वेस्टर्स होते हैं वो इतने ज्यादा पैनिक क्यों नहीं होते, क्योंकि वो क्या होते हैं कि एफआईआई से हमेशा 2 कदम पीछे रहते हैं। उनको सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट के एनालिसिस ज्यादा करते हैं। लेकिन एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स जो फॉरेन मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो जब उनको लगता है कि भाई ग्लोबल मार्केट के अंदर एक गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया तो वो यहाँ पे सबसे पहले बिकवाली करने की कोशिश करते हैं। और जब वो बिकवाली करके निकल जाते हैं तब पब्लिक इन्वेस्टर्स को समझ में आता है कि भाई एफआईआई वाले तो निकल चुके हैं और अब यहाँ पे बड़े लेवल पे बिकवाली होने वाली है, तब पब्लिक इन्वेस्टर्स वहाँ पे पैनिक होना शुरू होते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि जो
स्टॉक मार्केट में 11:30 से लेकर 1:30 बजे का जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसमें सबसे ज़्यादा एक्टिव पाई जाती है एफआईआई। क्यों पाई जाती है? क्योंकि उस टाइम ड्यूरेशन में वर्ल्ड के काफ़ी ज़्यादा मार्केट के अंदर जो ग्लोबल मार्केट है उसमें काफ़ी ज़्यादा मार्केट के या तो प्री सेशन चलते रहते हैं या पोस्ट सेशन चलते रहते हैं या फिर वो मार्केट एक्टिव रहती है, और इसी वजह से एफआईआई की सबसे ज़्यादा एक्टिविटी इसी टाइम ड्यूरेशन में नोट की जाती है। और इसी वजह से जिस स्टॉक में एफआईआई की होल्डिंग सबसे ज़्यादा होती है वहाँ पर आपको गिरावट और फ्लक्चुएशन भी सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। इसलिए हमेशा बोला जाता है कि कोई भी अगर स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करो तो वहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा देखो, प्रमोटर और डीआईआई की होल्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा देखो, और एफआईआई की होल्डिंग हमेशा कम से कम देखो। ठीक है, और एक चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जैसे जैसे प्रमोटर अपनी होल्डिंग को कम करते हैं एफआईआई हमेशा अपनी होल्डिंग को ज़्यादा बढ़ाती है। इस चीज़ का जवाब आप मुझे कमेंट करके देना कि भाई जब भी प्रमोटर अपनी होल्डिंग को गिराने की कोशिश करते हैं तो एफआईआई सबसे ज़्यादा होल्डिंग क्यों बढ़ाने की कोशिश करती है। ठीक है, तो चलो एक बार इसके स्टॉक के जो होल्डिंग पैटर्न है उसके ऊपर एक नज़र डालते हैं, देखते हैं इसके होल्डिंग पैटर्न के पिटारे में आखिर क्या निकल के आता है। दोस्तों अगर देखा जाए प्रमोटर की होल्डिंग तो यहाँ पे पिछले साल जो प्रमोटर की होल्डिंग थी वो 75% थी, जो इस साल भी 75% है। तो सबसे पहला पॉइंट कि यहाँ पे हमें स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज़्यादा है, तो बिल्कुल यहाँ पे हमें ट्रेड करना चाहिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पिछले साल से लेके अब तक प्रमोटर ने अपने होल्डिंग में कोई भी चेंजेस नहीं किया। प्रमोटर यहाँ पे चाह रहे हैं कि लंबे टाइम तक स्टॉक में रुका जाए, लंबे टाइम तक ये स्टॉक चले, तो ये भी एक सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट हमें देखने को मिलता है। दूसरा यहाँ पे सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट कि यहाँ पे जो डीआईआई की होल्डिंग थी पिछले साल 8.10% हो गई, 8.10% थी, जो इस साल घट के 0.35% हो गई। ये यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट हमें देखने को मिलता है कि भाई जो डीआईआई लगातार अपनी होल्डिंग को यहाँ पे कम करती हुई नजर आ रही है, तो ये यहाँ पे एक हल्का सा नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलता है। लेकिन इसका इन्वेस्टमेंट से लेना कोई देना नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग फिर भी काफ़ी ज़्यादा है। दूसरी सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है एफआईआई की होल्डिंग। देखो यहाँ पे जो एफआईआई की होल्डिंग है पिछले साल 0% थी और इस साल हो गई है 2% के आसपास। तो देखा जाए तो 2% होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा कम होती है। एफआईआई की होल्डिंग जब उस केस में सबसे ज़्यादा हाई मानी जाती है जब एफआईआई की होल्डिंग 15% को क्रॉस कर जाए, तो समझ लो वहाँ पे स्टॉक में फिर आपके रिस्क लेवल ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ पे एफआईआई की होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा कम है, तो ये भी एक मतलब हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट है। और एक पब्लिक इन्वेस्टर्स होल्डिंग, अगर पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग की बात करें तो पिछले साल जो पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग 12.41% थी, जो इस साल बढ़ के 21.34% हो गई। ये भी एक मतलब देखा जाए तो होल्डिंग यहाँ पे अगर जो सबसे ज़्यादा होल्डिंग है वो या तो प्रमोटर के पास है या फिर पब्लिक इन्वेस्टर्स के पास है, तो इस स्टॉक में हमें बिल्कुल ट्रेड करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन इरेडा स्टॉक के रिटर्न और उसके होल्डिंग पैटर्न को लेके। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो और आपको स्टॉक के रिटर्न के बारे में नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हमारे वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहें, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।